हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1.001 ऑफ चैप्टर 1 सेट्स। चैप्टर नंबर 1 सेट्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो ये जो चैप्टर है, आगे कई सारे चैप्टर्स आएंगे जिनमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल रिलेशंस एंड फंक्शंस, इनइक्वालिटीज, प्रोबेबिलिटीज, ऐसे और भी कई सारे चैप्टर्स हैं जिनमें इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस है। और अगर इस चैप्टर के अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें कई सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अगर आपको ये चैप्टर क्लियर है तो उन चीजों में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या है, होता क्या है सेट। तो यहां पर देखिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। A well-defined collection of distinct objects is called set. इस डेफिनेशन से दो पॉइंट क्लियर है। पहला कि एक कलेक्शन होना चाहिए, दूसरा वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं। वो कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, और जनरली सेट में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ही कंटेन किए जाते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है। पहला एग्जाम्पल देखिए, यहां पर लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 12। तो सबसे पहले मैं प्राइम नंबर के बारे में बता देता हूं, अगर आप में से किसी को नहीं पता है तो। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसको खुद से या फिर 1 से ही एग्जैक्टली डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 7 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि आप 7 को 7 से ही एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हो, या फिर 7 को 1 से डिवाइड कर सकते हो एग्जैक्टली। इन दो के अलावा और किसी से 7 को डिवाइड नहीं किया जा सकता एग्जैक्टली, इसीलिए 7 प्राइम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 15, अब 15 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 15 को 3 भी डिवाइड कर रहा है, 5 भी डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे और भी नंबर्स हैं जो 15 को डिवाइड कर रहे हैं 15 और 1 के अलावा, इसीलिए 15 प्राइम नंबर नहीं है। तो अब हमें करेक्शन करना है इस एग्जाम्पल में उन प्राइम नंबर्स का जो 12 से छोटी है। ठीक है, तो मैं कलेक्शन कर रहा हूं। इस कलेक्शन को मैं कैपिटल P से डिनोट कर देता हूं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक है, 1 को प्राइम नंबर में काउंट नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है। उसके बाद में 3 प्राइम नंबर है, 4 नहीं है क्योंकि 4 को 2 डिवाइड करता है। 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 को 3 डिवाइड करता है। 11, और हमको लेस देन 12 तक ही जाना है तो हम ये रुक जाएंगे। तो इस कलेक्शन में एक बात हम ये नोटिस कर रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन इतनी क्लियर है कि हम श्योर हैं कि यही एलिमेंट्स इस सेट में आएंगे, इसके अलावा दूसरे एलिमेंट्स इस सेट में नहीं आएंगे। जैसे मान लो कि अगर 15 बोलना चाहे कि मुझे सेट में इस कलेक्शन में आना है, तो वो नहीं आ सकता क्योंकि वो इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि 15 लेस देन 12 नहीं है। अब मान लो 10 बोल रहा है कि मुझे इस कलेक्शन में आना है, तो वो भी नहीं आ सकता क्योंकि 10 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है और इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हम कंटेन कर रहे हैं वो डिस्टिंक्ट है। तो इस कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब दूसरा एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x² - 7x + 10 = 0। तो इस कलेक्शन में हमको इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस का कलेक्शन करना है। तो पहले एक बार कलेक्शन बना लेते हैं, बाद में डिसाइड करेंगे कि वो सेट है कि नहीं है। तो पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं। तो मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज की। -7x को लिखा -2x - 5x + 10 = 0। x मैंने कॉमन ले लिया फर्स्ट 2 टर्म से, तो x - 2, -5 कॉमन लिया, x - 2 = 0। इन दोनों में से x - 2 कॉमन आ रहा, ले लिया, x - 5 = 0। तो अब इन दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 है। वो कब पॉसिबल है? जब इनमें से कोई एक 0। तो इसका मतलब क्या होगा? x - 2 = 0 होगा या फिर x - 5 = 0 होगा।
अब यहां से क्या आएगा, x की पॉसिबल वैल्यू क्या आई, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 5। तो यहां पर आप नोटिस करोगे कि जो कलेक्शन निकल के आया, वो क्या आया, 2,5। अब ध्यान से इस डेफिनेशन को देखिए। ये डेफिनेशन कह रही है कि आपको इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस का कलेक्शन करना है। तो इसके सॉल्यूशन 2 और 5 है, तो एकदम क्लियरली डिफाइंड है कि 2 और 5 ही इस कलेक्शन में आएंगे और कोई एलिमेंट इस कलेक्शन में नहीं आएगा। तो वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स 2 और 5 कंटेन कर रहा है, तो इस कलेक्शन को भी हम सेट कहेंगे। तो ये जो कलेक्शन है ये भी सेट की कैटेगरी में आएगा। तीसरा कलेक्शन देखते हैं। तो ये कलेक्शन क्या कहता है, द कलेक्शन ऑफ द टॉप 3 ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया। अब ये जो कलेक्शन है, अब इस कलेक्शन में हमको देखना है कि ये एक सेट है कि नहीं है। अब देखिए इसकी कई सारी पॉसिबिलिटीज बनती है। कैसे, एक पॉसिबिलिटी कलेक्शन की क्या बन सकती है कि अगर किसी 80s या 90s के टाइम के किसी बंदे को बोलेंगे तो उसको पूछेंगे कि टॉप 3 ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया कौन है, तो हो सकता है कि वो किसका नाम ले ले, कपिल देव का नाम ले ले, मोहिंदर अमरनाथ का नाम ले ले, सुनील गावस्कर का नाम ले ले। तो एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। उससे आगे जाएं, किसी और को पूछें तो हो सकता है कि वो ये वाली पॉसिबिलिटी बता दे, सचिन, द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण। अब उससे आगे जाएं तो किसी और से पूछें तो हो सकता है कि वो ये पॉसिबिलिटी बता दे, धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा। तो कुल मिला के ये जो डेफिनेशन दे रखी है वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारे कलेक्शन की पॉसिबिलिटीज आ रही है। तो ऐसे कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे। तो ये जो कलेक्शन है वो सेट नहीं है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो ये रही सेट की डेफिनेशन। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं सेट के बारे में। तो पहला पॉइंट क्या है कि सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, या फिर उसको मेंबर्स भी कह सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, ये तीनों सिनोनिमस टर्म्स हैं। ठीक है। अगला है कि सेट को यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी या फिर और दूसरे लेटर्स। तो कैपिटल लेटर से जनरली डिनोट किया जाता है। ठीक है। और जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, जनरली, कंपल्सरी नहीं है बट जनरली डिनोट किया जाता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम, द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो एक काम करता हूं मैं, तो पहले देख लेते हैं कि ये सेट है कि नहीं है। तो ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लियर है कि इसमें इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स ही आएंगे। वो क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो मैं इस सेट को कैपिटल वी से मैंने डिनोट कर दिया और इसके जो एलिमेंट है ए, ई, आई, यू। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि इसमें कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो पहले से क्लियर है। और मैंने सेट को यहां पर कैपिटल लेटर से नोट किया और एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। ठीक है। अब एक टर्म आता है सेट में, एप्सिलॉन। ये एक ग्रीक लेटर है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। एप्सिलॉन का यूज किया जाता है बिलोंग्स टू को डिनोट करने के लिए। और ये अगर एक लाइन मैंने कट कर दी तो इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू। अब इसका मतलब क्या है, अब उसी सेट में देख लेते हैं। जैसे ये सेट था अभी, V इक्वल टू ए, ई, आई, ओ, यू। अब यहां ध्यान से देखो, ये जो एलिमेंट ए है इस सेट को बिलोंग कर रहा है, तो हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू वी। ठीक है। मैं ये भी लिख सकता हूं ई बिलोंग्स टू वी। बट अगर कोई एक एलिमेंट है पी, वो इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, पी डज नॉट बिलोंग टू वी। तो ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू का और ये सिंबल है डज नॉट बिलोंग टू का। अब हम ये देखते हैं कि हम सेट को रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, कि सेट को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके होते हैं। तो
सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं। अब हम इन दोनों रिप्रेजेंटेशन मेथड्स को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट आता है रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, comma the elements are being separated by commas and are enclosed within curly brackets। तो ये रोस्टर फॉर्म क्या कहती है, जैसे मैंने यहां पर जो भी लिखा था, ये रोस्टर फॉर्म ही है कि इसमें आप क्या करते हो, एलिमेंट्स को लिस्ट करते हो, कोमा से सेपरेट कर देते हो और कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देते हो। तो ये जो फॉर्म थी, तो ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये मैंने रोस्टर फॉर्म में ही किया है। ठीक है, और एक और एग्जांपल देख सकते हो आप। दूसरा एग्जांपल क्या है, इफ ई इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 14 देन, तो 14 से छोटी इवन नंबर्स का, वो भी नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो उसका कलेक्शन करूंगा मैं, तो इसमें क्या क्या आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इन सबको आपने लिस्ट कर दिया और कॉमा से सेपरेट कर दिया और कर्ली ब्रैकेट में आपने इनको बंद कर दिया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन मेथड है, इसको अपन रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अब रोस्टर फॉर्म में एक बात ध्यान रखनी है कि आप जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिखते हैं वो इमैटेरियल है, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मैंने ये जो एलिमेंट है, ये मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिखा, यहां पर लिखा 12, 10, 8, 6, 4, 2, और यहां पर 4, 12, 2, 8, 10, 6। तो किसी भी ऑर्डर में लिखो, ये जो तीनों कलेक्शंस हैं, ये तीनों ही सेट है ऑब्वियसली, क्योंकि वेल डिफाइंड है, और इन तीनों में ऑर्डर भले डिफरेंट है, बट ये तीनों सेम चीज है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है रोस्टर फॉर्म में। एक और पॉइंट आता है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है उसको जनरली रिपीट नहीं करते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को ही कंसिडर किया जाता है। द कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिया, जैसे मुझे इंडिया ये जो वर्ड है, इसके लेटर्स का कलेक्शन करना है, तो यहां पर क्या आएगा, IND, फिर से आई आएगा, लेकिन अपन को रिपीट नहीं करना है, तो केवल बाद में मैं ए लिख दूंगा। तो पहला पॉइंट क्या था कि आपको जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिख रहे हैं वो ऑर्डर मैटर नहीं करता, और दूसरा रिपीटेशन नहीं करना है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है रोस्टर फॉर्म में। अगला है सेकंड फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set hold a property which is not held by any element outside that set। तो इसमें क्या होता है कि सेट को एक प्रॉपर्टी जो उस सेट के ही एलिमेंट कंटेन करते हैं, उस प्रॉपर्टी से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब देखो, जैसे मैंने यहां पर जो चीज लिखी है, इसको रीड कैसे करते हैं ये आपको आना चाहिए। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, इसको रीड कैसे करेंगे, दिस इज सेट S, ठीक है, जिसको कैपिटल लेटर S से डिनोट किया मैंने। तो इस चीज को जब यहां से स्टार्ट करते हैं, इस चीज को कैसे पढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑल। इस चीज को कैसे पढ़ेंगे, सेट ऑफ ऑल X सच दैट। इस चीज को पढ़ते हैं सच दैट, जो यहां पर लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं सच दैट। फिर से रिपीट करता हूं मैं, इस चीज को पढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल X सच दैट, इस चीज को पढ़ेंगे सच दैट X होल्ड्स अ प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है यहां पर कि अगर इफ E इज अ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 14, जो भी अपन ने देखा था, तो इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, एक तरीका तो ये, यहां पर ऐसे लिख सकता हूं मैं, सिंपल, सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 14। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन का मेथड है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म में है। और अगर इसको और मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा मैं, E इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इक्वल टू 2K, K बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, K लेस देन 7। अब थोड़ा इसको आपको आराम से समझना पड़ेगा कि X इक्वल टू 2K है,
अब k नेचुरल नंबर है और k लेस देन 7 है, तो आप क्या देखोगे यहां पर, जैसे मैंने k नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, तो मैंने 1 रखा यहां पर, तो 1 इंटू 2 कितना आएगा, 2। फिर अगला नेचुरल नंबर क्या, 2, वो मैंने यहां पर रखा, तो 2 इंटू, यहां रखा मैंने 2 को, तो 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4। फिर अगला नेचुरल नंबर लगा 3, ऐसे 4, तो ऐसा आप रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 रखा मैंने 2k में तो 2 आया, 2 रखा तो 4 आया, 3 रखा तो 6 आया, 4 रखा तो 8 आया, 5 रखा तो 10 आया, 6 रखा तो 12 आया, लेस देन 7 आना है, बस इतना ही। अब ध्यान से देखो, ये वही आ गया, बट ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है, ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है या प्रॉपर्टी फॉर्म है वो ये दोनों है, ठीक है। ये से लिखो या ऐसे लिखो, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये वाला या फिर ये वाला, ये सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इस रिप्रेजेंटेशन मेथड में हम सारे एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, बस जो प्रॉपर्टी है बस वही लिखते हैं। अब ये मैंने एक और स्लाइड बना रखी है कि यहां पर मैंने इस स्लाइड में क्या किया है, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस लेक्चर में यूज हुई है उनका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने दे रखा है। जैसे सेट को समुच्चय कहते हैं, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या, रोस्टर फॉर्म को रोस्टर रूप, टेबुलर फॉर्म को सारणीबद्ध रूप, सेट बिल्डर फॉर्म को समुच्चय निर्माण रूप, प्रॉपर्टी फॉर्म को गुणधर्म रूप, कर्ली ब्रैकेट को मंझला कोष्ठक, इवन को सम, नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या। तो ये था लेक्चर नंबर 1.001। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।